स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। जैसे कि पता होगा बहुत ही जल्द आप लोगों का टीआरई 4 का यहाँ पे बिहार में बहाली आने वाली है। ठीक है, तो अभी से ही जो सिंसियर बच्चे हैं यहाँ पे तैयारी में लग गए हैं। जैसे कि पता होगा अगर के आपका टीआरई 4 का बहाली अक्टूबर में आता है तो आपको दिसंबर या जनवरी में यहाँ पे परीक्षा भी ले लिए जाएंगे। अगर के आप लोग इंतज़ार कीजिएगा कि अगर के जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद से हम तैयारी करेंगे तो तब तक आप लोग बहुत लेट हो जाइएगा, क्योंकि अभी से ही बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे अपना तैयारी को स्टार्ट कर लिया है। तो उसी को देखते हुए हम भी अब क्लास आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। अब रेगुलर क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जो कि आपका टीआरई 4 के लिए रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम अब देखने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। क्लास 6 से क्लास 10 तक का ज्योग्राफी पहले कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है क्लास 6 का ज्योग्राफी होने वाला है। इसमें हम लोग पार्ट 1 इस वीडियो का देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही आइएगा ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी में आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आइएगा तो यहाँ पे 6 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा चैप्टर है देखिएगा तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सौर मंडल में पृथ्वी है। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में कि सौर मंडल में जो पृथ्वी है इससे क्या क्या कुछ सवाल यहाँ पे बन सकते हैं और आप लोग किस तरीक़ा से यहाँ पे एनसीईआरटी को कवर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ही चैप्टर क्लास 6 में आते हैं जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। इस बुक को जब एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो सबसे पहला ही आपको पॉइंट दिया गया है कि जो पूर्ण चंद्रमा होता है वो महीने में एक बार नज़र आता है और जिस दिन ये नज़र आता है उसको पूर्ण चंद्रमा वाली रात बोलते हैं, यानी कि पूर्णिमा बोलते हैं। उसके 15 दिन के बाद आकाश में पूरा अंधेरा छा जाता है और पृथ्वी पर कोई भी प्रकाश रात में नज़र नहीं आता है। उस रात को अमावस्या बोला जाता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या ये दो चीज़ दिए गए हैं, दोनों चीज़ के लिए आप लोग याद रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, पूर्ण चंद्र महीने में एक दिन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर के आकाश में आप लोग देखिएगा तो बहुत छोटे छोटे पिंड, सूर्य, चंद्रमा और भी बहुत सारा चीज़ नज़र आएंगी। वो जो भी आकाश में ये चीज़ दिखाई देती है उसको बोलते हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है कि बहुत सारे जो खगोलीय पिंड होते हैं यानी कि आकाश में जो चीज़ नज़र आते हैं उसमें कुछ के पास कुछ जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं और उनके पास अपना ऊष्मा होता है और प्रकाश होता है और बड़ी मात्रा में वो ऊष्मा और प्रकाश को यहाँ पे उत्सर्जित भी करती है। ठीक है, तो वैसे पिंड को बोलते हैं खगोलीय पिंडों का तारा बोलते हैं। ठीक है, देखिए आकाश में दो तरीक़ा के पिंड नज़र आएंगे। एक वैसे पिंड जिनके पास अपना ऊर्जा होगा, जो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगी, जो गर्म हो गया प्रकाश उत्सर्जित करेंगी, तो वैसे पिंडों को बोलेंगे खगोलीय पिंडों का तारा। ठीक है, जिसमें कि सूर्य भी एक तारा है, आप लोग याद रखिएगा। और जब रात में देखिएगा कि बहुत सारे में तारे में वहाँ पे कोई प्रकाश नहीं होता है, तो जो भी प्रकाश, जैसे मैंने बताया ना खगोलीय पिंड में दो चीज़ होते हैं, एक के पास जो अपना प्रकाश होता है उसको बोलते हैं तारा और दूसरे के पास जो प्रकाश नहीं होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे ग्रह बोलते हैं। आगे हम उसको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि रात में जब यहाँ पे आसमान में आप देखिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे तारों का समूह नज़र आएगा, बहुत ही विविध आकृतियों के साथ में वहाँ पे नज़र आएगा। तो वो जो तारों का समूह होते हैं अलग अलग आकृति के जो साथ में होते हैं उसको नक्षत्र मंडल बोला जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, आप लोग याद रखिएगा। अर्सा मेजर और बिग बियर ये दो चीज़ हैं, ये सवाल पूछा जाता है ये दोनों क्या है, तो यह एक नक्षत्र मंडल है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे नक्षत्र मंडल जो होते हैं आकाश में बहुत ही आसानी से उसको देख सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है 7 तारों का समूह है, आकाश में हमेशा 7 तारों का समूह में ये नज़र आते हैं। ये जो है अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से हम पहले बताना चाहेंगे जो भी लोग टीआरई 4 का बहुत ही सिंसियर तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आ गए हैं बीपीएससी का सिलेक्शन किट, जो कि टीआरई 4 को नज़र में रखते हुए पूर्णतः सिलेबस पर आधारित आपको कंप्लीट नोट्स बना दिया गया है। जो ये वीडियो में नोट्स देख रहे हैं ज्योग्राफी का वो भी इस वीडियो में यानी कि इस किट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या क्या कंटेंट मिलते हैं आपको, एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक का संपूर्ण बुक का नोट्स चैप्टर वाइज मिलते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 से क्लास 12 तक का एससीईआरटी बुक्स का नोट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, बीपीएससी और उसके रिलेटेड एग्जाम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसका एमसीक्यू हम प्रोवाइड कराते हैं, बिहार स्पेशल का नोट्स,
टॉप 500 जो करंट अफेयर हम प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम से पहले, ये आपको इसमें मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी TRE 1, 2, 3 में आपको परीक्षा हुआ है उस सारा कुछ का यहाँ पे MCQ के रूप में हम देंगे, ताकि आपको देख सकें परीक्षा से पहले, TRE 4 से पहले कि किस तरीके से परीक्षा में यहाँ पे आपका सवाल पूछा गया था। साथ ही साथ EWS EVS का यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन मार्क्स से यहाँ पे हो जाएंगे। अगर कि आपको विश्वास नहीं है तो मैंने ज्योग्राफी का क्लास 6 to 8 का ज्योग्राफी का एनालिसिस किए थे कि TRE 2 में कितना क्वेश्चंस वहाँ पे आया है, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं कि नोट से कितने सवाल आते हैं। जिनको भी चाहिए होगा तो आप SS क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप लोग डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ये भी एक ऑफ़र भी है, अगर कि आप लोग परचेज करते हैं तो वहाँ पे न्यू 100 एक कूपन कोड है, न्यू 100, अगर कि आप लगाते हैं तो 200 रुपीज़ का आप लोग को इंस्टेंट यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा, जो ये 200 का डिस्काउंट है वो पहले 100 लोगों के लिए है। जैसे ही 100 लोग फुल हो जाते हैं तो ये फिर कूपन काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपने लौटते हैं विषय वस्तु की ओर, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर में देखिएगा, जो उत्तरी तारा के नाम से एक तारा है, उसको उत्तर दिशा को हमेशा बताता है। इसी को जो उत्तरी तारा है इसको ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे होता है। तो जो पुराने ज़माने में जो नाविक वगैरह जो लोग होते थे, यही ध्रुव तारा की से अपना दिशा को निर्धारित करते थे। आप लोग याद रखिएगा, हम सप्त ऋषि के सहायता से ध्रुव तारा का जो है स्थिति भी जान सकते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना आकाश और प्रकाश नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताएं, आकाश में दो तरीके के पिंड होते हैं, एक के पास जो प्रकाश होता है और दूसरे के पास जो होता है वो प्रकाश अपना नहीं होता है, ठीक है। तो जिनके पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह बोलते हैं, ठीक है। जो जिसमें प्रकाश होता है उसको यहाँ पे तारा होता है, और जिसमें तारे के प्रकाश से जो चमकता है, यानी कि जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रह बोलते हैं। ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो ग्रह होता है वो उसका अंग्रेजी शब्द होता है प्लैनेट। प्लैनेट का जो शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। कौन से भाषा? ग्रीक भाषा प्लेनेटाइज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमना, ठीक है। तो ये भी आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी जो है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। और जो सूर्य है पृथ्वी के सबसे का नज़दीक की तारा है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, यूरेनस हो गए, इनके चारों ओर छल्ला पाए जाते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल से थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। बाकी याद रखिएगा, कभी कभी सवाल आपसे डायरेक्ट यही पूछ देता है कि कौन कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो बृहस्पति हो गए, शनि हो गया और यूरेनस हो गया, इनके चारों ओर यहाँ पे छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्ले को पृथ्वी से भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ये इसके ऊपर में, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल भर भर के यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे ही मैं नीचे में आइएगा तो आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा। कौन सा चीज़ नज़र आ रहा होगा? यहाँ पे देखिएगा, ये सौर मंडल का आपको चित्र नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सूर्य है, सूर्य के बाद का जो सबसे नज़दीक का ग्रह हो गया वो बुध के बाद जो आता है वो शुक्र आता है, शुक्र के बाद जो आता है वो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जो आता है यानी कि मंगल हो गए। तो ये जो चार ग्रह है, ये चार ग्रह को हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए इनको आंतरिक बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही आइएगा अगला ग्रह यानी कि पाँचवा जो ग्रह है वो बृहस्पति हो गए। फिर यहाँ पे आता है आपका शनि, फिर होता है यूरेनस, और उसके बाद यहाँ पे नेपच्यून, यहाँ पे जैसे कि ये नज़र आ रहा होगा तो ये होता है नेपच्यून आपका, ठीक है। तो ये जो चार है पृथ्वी यानी कि सूर्य से बहुत नज़दीक है, इसीलिए इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बाकी ये जो चार ग्रह हैं, 1, 2 और 3 और ये चार, ये जो चार ग्रह हैं इसको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछता है, ठीक है। और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जैसे कि ये जो पट्टी नज़र आ रहा होगा, इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में
छोटे छोटे पिंडों का ये समूह होता है जिसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। सवाल आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के बीच में रहता है, तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है, आप लोग याद रखिएगा। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं क्या कुछ होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष के परितः भी ये घूमते रहते हैं, मतलब इस दिशा में और किसी भी दिशा में, कोई इस दिशा में घूमते हैं तो कोई इस दिशा में घूमते हैं, तो ये घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन ग्रह कितना समय में यहाँ पे घूमता है, साथ ही साथ किस ग्रह का कितना उपग्रह है, क्योंकि ये सवाल भर भर के आपका सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे जो पहला ग्रह है बुध। बुध जो है सूर्य का परिक्रमा करने में वो 88 दिन का समय लेता है, और वहीं अगर के देखिएगा वो अपने अक्ष के परितः घूमने में 59 दिन का समय लेता है। शुक्र जो है शुक्र जो है सूर्य का चक्र लगाने में 255 दिन का समय लेता है, वही अपने अक्ष के परितः घूमने में 243 दिन का समय लगता है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो करता है वो 1 दिन में करता है। इसका जो उपग्रहों की संख्या है 1 है। देखिए चंद्रमा यहाँ दे रहा है कि चंद्रमा की संख्या, चंद्रमा मतलब हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, इसी तरह हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के कितने चंद्रमा है। ठीक है, उसी तरह के मंगल का देखिएगा तो मंगल का चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 2 है, और ये अपने अक्ष पे 1 दिन में घूम सकता है, और टोटल सूर्य का जो परिक्रमा कर सकता है 687 दिन में कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है। और यही जो 4 ग्रह है इसको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और बाकी जो 4 है उसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, आई होप कि ये आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या दे रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम अच्छे से यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं। अगला करके यहाँ पे पॉइंट देखिएगा कि जो आपका बुक्स में दिया गया है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। मैंने बताया जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन है, ये चंद्रमा है। ठीक है, अगला करके देखिएगा तो ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि पता होगा जो चंद्रमा है पृथ्वी के साथ साथ चलता है, इसीलिए इसको सहचर उपग्रह भी कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अलावा और भी 7 उपग्रह हैं, जैसे कि ऊपर में मैंने बताया, और सूर्य से प्रकाश एवं उस पर प्राप्त करते हैं, और कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसे कि मैंने ऊपर में भी बताया कि किसके पास कितने चंद्रमा हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में दोस्तों, यानी कि बहुत पहले जो रोमन कहानी होते थे, सूर्य को सोल के नाम से जाना जाता था, यानी कि सूर्य देवता को सोल बोलते थे। और सोल का यहाँ पे जो अर्थ होता है वो सौर का अर्थ होता है, यानी कि सूर्य से संबंधित होता है, इसीलिए सूर्य को बोला जाता है सौर मंडल कहा जाता है, यानी कि सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा एक और पॉइंट आपके बुक्स में दिए गए हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, दोनों भाषा ग्रीक भाषा है। पहला जो शब्द है वो जी है, और दूसरा जो है शब्द जो है वो ग्राफिया है। जी मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना, बोलना, पढ़ना, वो ज्योग्राफी कहलाता है। आप एक नॉर्मल भाषा में ये समझ जाइए। अगला जो पॉइंट आपके बुक्स में दिए गए हैं वो सौर मंडल के बारे में पढ़ने हैं। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, और बहुत सारे खगोलीय पिंड है, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, बहुत सारे उल्का पिंड है, ये सारे मिलकर यहाँ पे सौर मंडल का ये निर्माण करते हैं। और उसका जो हेड है, उसका जो मुखिया है वो है सूर्य। इसी को मिल के जो एक अपना परिवार, फैमिली बनाता है, उसको बोलते हैं सौर परिवार। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो सौर परिवार में जो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूर्य के बारे में आपके बुक्स में क्या क्या दिए गए हैं। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जितने भी उपग्रह है इसी के परिक्रमा करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा है और बहुत अधिक गर्म ये गैसों से बना हुआ है। ठीक है, इसके खिंचाव से पूरा सौर मंडल बंधा हुआ है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर के सूर्य खत्म तो पूरा ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी मतलब ये लाइट्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ खत्म हो जाएंगे। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना किलोमीटर की दूरी है, तो याद रखिएगा 15 करोड़ किलोमीटर के ये दूरी है सूर्य से पृथ्वी के बीच में। ये सवाल पूछा जाता है, बहुत बार मैंने सवाल देखे हैं ये। फिर आता है आपका जो अगला पॉइंट है यहाँ पे ग्रह के बारे में। टोटल मैंने ग्रह बताया, टोटल 8 ग्रह हैं, और दूरी के अनुसार देखिएगा तो जो सबसे पहला मैंने ऊपर में बताया बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, और सबसे जो लास्ट में होता है वो नेपच्यून होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे
पॉइंट दिया गया है। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया कि जो भी उपग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो चक्कर लगाते हैं इसको बोलते हैं कक्षा। ये जो कक्षा का मतलब किस आकार का है, हो सकता है कुछ ग्रह इस तरीक़ा से भी चक्कर लगाएं, कुछ ग्रह यहाँ पे इस तरीक़ा से भी चक्कर लगाएं। तो जो ये रास्ता है ना जो फैला हुआ है, इसको दीर्घवृत्ताकार के रूप में यहाँ फैला हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो सूर्य होता है, यानी कि जो सूर्य होता है उसका सबसे नज़दीकी जो उपग्रह है वो बुध है, ठीक है। उपग्रह नहीं, ग्रह। जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो बुध है, जो कि यहाँ पे सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिनों का यहाँ पे समय लगाता है। और सवाल जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछता है, ये सवाल भर भर के पूछता है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा बुध के बारे में। शुक्र को और पृथ्वी को जुड़वां ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार आकृति जो होता है लगभग पृथ्वी के समान पाया जाता है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में ना प्लूटो को भी एक ग्रह के श्रेणी में माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद में इसको ग्रह के श्रेणी से हटाकर इसको बौना ग्रह का श्रेणी में रखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और खगोलीय पिंड था 2003 UB313 सीरस का ही एक ग्रुप था, उसको भी बौना ग्रह के मतलब श्रेणी में डाला गया है, ठीक है। देखिए जियो से यहाँ पे 3 शब्द बनते हैं, एक होता है जियोलॉजी, दूसरा होता है जियोमेट्री, तीसरा होता है जियोइड। तो जियोलॉजी जो होता है जिसमें हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन किया जाता है, और जियोइड में पृथ्वी के आकार अनुरूप और उसका किस तरीक़ा से भौगोलिक बनावट है, इसके बारे में हम जियोइड में देखते हैं, ठीक है। बाकी ग्रह के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक्स में दिए गए हैं। पहला जो आता है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य के हिसाब से पृथ्वी जो है ये तीसरा ग्रह है सूर्य के दूरी के हिसाब से, ठीक है। और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा है, और ये जो है ना अपने ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा हुआ है, जिसके कारण इसको भू आब कहा जाता है। भू आब मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। इस पे एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पे यहाँ पे आपका जीवन संभव है, यानी कि जीवन के लिए जो भी अनुरूप परिस्थितियाँ पाई जाती हैं केवल और केवल पृथ्वी पर पाया जाता है। यह ग्रह न तो अधिक ठंडा है न तो अधिक गर्म है, इसीलिए यहाँ पे जीवन का अनुकूल परिस्थिति पाई जाती हैं, ठीक है। और जो जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन होता है, एकमात्र ग्रह है जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है, इसीलिए इसको सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और अंतरिक्ष पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है। आपको भी पता होगा जो पृथ्वी और पानी की संख्या है, पानी का मात्रा है, वो 2/3 है। अब ये जो भी पानी होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से पृथ्वी को यहाँ पे नीला दिखाई देने लगता है, ठीक है। आई होप कि इतना समझ गए हैं। जो प्रकाश की गति होगा आपको भी पता होगा 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। फिर भी सूर्य से पृथ्वी तक में जो प्रकाश आने तक में जो समय लगता है वो 8 मिनट का समय लगता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग को ये सब जानना चाहिए। सवाल देखिए यही सब पूछेगा, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आप लोग को एनसीईआरटी बुक्स बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। अब जिनको भी इस वीडियो का PDF चाहिए होगा ना, तो आप लोग एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये PDF को भी आप लोग परचेज कर सकते हैं वहाँ से। फिर आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है, और इसका व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है। आप लोग ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर बीच की दूरी है। और सबसे पहली बार एक ऐसे व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, जिसने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर भी अपना पहला कदम रखा है, ठीक है। अब तक तो बहुत सारे लोगों ने चंद्रमा पर जा चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर में बता दिया उपग्रह क्या होते हैं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम दोस्तों पिंड होता है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, और इसको जाकर पृथ्वी के संचार माध्यम से, यानी कि पृथ्वी की जो कक्षा होता है इसमें इसको स्थापित किया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार माध्यम को बढ़ावा देने के लिए ये मानव निर्मित उपग्रह आकाश में छोड़े जाते हैं। अगर के देखिएगा कुछ जो मानव निर्मित उपग्रह हैं जैसे इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडसेट हो गया, ये सब मानव निर्मित उपग्रह हैं जो कि भारत के हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा में आइएगा, अगला जो पॉइंट दिया गया कि चंद्रमा
पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का यहाँ पे समय लगाता है, और इतने ही लगभग 27 दिन में भी अपने अक्ष पर भी वो घूम लेता है। इसी के कारण जो होता है कि पृथ्वी से अगर के चंद्रमा को देखिएगा तो हमेशा से ही एक भाग ही दिखाई आपको पड़ता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर बहुत सारे वहाँ पे पर्वत और मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं, और इसका छाया चंद्रमा पर बनता है। अब ये जो छाया जो बनता है ना, आप उसको पूर्णिमा के दिन में, यानी कि जिस दिन पूरा चांद नज़र आता है उस दिन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग इतना बातें समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट आपको दिए गए हैं बुक्स में, वो क्षुद्र ग्रह के बारे में दिए गए हैं। मैंने ऊपर बताया कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो पृथ्वी और मंगल के बीच में, सॉरी, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच में, पृथ्वी में बोल रहा हूँ, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उसको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह क्या है कि यहाँ पे देखिए वैज्ञानिकों ने क्षुद्र ग्रह का अलग परिभाषा देते हैं कि ग्रह के ही यह भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर ये अलग हुए थे, और वहाँ पर ये जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में अपना चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे उल्का पिंड के बारे में पढ़ने को मिलता है। जो उल्का पिंड है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पे उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है। उल्का पिंड क्या होता है कि उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। अगर कि आप रात में कभी कहीं अकेलता सुनसान जगह में बैठे होंगे तो आसमान में आपको टूटता हुआ तारा नज़र आता होगा। ये टूटता हुआ तारा और कुछ नहीं, यही उल्का पिंड होते हैं, जो कि अत्यधिक घर्षण के कारण अत्यधिक वहाँ पे गर्म होकर वो टूटने लगते हैं, और फलस्वरूप ये चमकदार प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए। कभी कभी क्या होते हैं ना कि जैसे कि मान के लिए कोई आप यहाँ पे पटाखा छोड़ते हैं, तो पटाखा क्या होता है, आसमान में जाता है, पूरा एकदम लहरता है, यहाँ पे लाल हरा पीला नज़र आता है, और पृथ्वी पर आते 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 वो ठंडा होके यहाँ पे पूरा शांत हो जाता है। ऐसा ही आपका जो है ये उल्का पिंड है, ये जो टूटता है तेज़ी से टूटता है, तो वो पृथ्वी तक आते आते बीच रास्ते में ही पूरा ठंडा हो जाता है, और इसका जो कण होते हैं ये छोटे छोटे कण होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इनके कण बड़े होते हैं और ये बीच आकाश में नहीं रुककर आन के पृथ्वी से टकरा जाते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं, तो यहाँ पे धरातल पर यानी पृथ्वी पर बड़े बड़े आपको गड्ढे देखने को मिलते हैं। ऐसा ऐसा कहाँ पे है पृथ्वी पर, मैं आपको जब आगे पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा, ठीक है। ये लाखों तारों का यह समूह होता है जिसको आकाश गंगा बोलते हैं। आकाश गंगा किसको बोलते हैं, तारा यहाँ पे उल्का पिंडों का समूह को बोलते हैं आकाशगंगा, मिल्की वे, ठीक है। हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल भी आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में एक कल्पना किया जाता था ना कि जिस तरीका से गंगा नदी जो है कि एक सिद्ध में चलती हैं, अपने साथ छोटे छोटे यहाँ पे सारा कण लेकर पानी लेकर जैसे निकलती हैं, उसी तरह यहाँ पे कल्पना लोग किया था कि आकाश में भी जो प्रकाश की एक बहती हुई नदी की ओर तरह से दिखाई दे रहा था, यहाँ पृथ्वी से लोग देखता था, तो इसीलिए इसका भी नाम रख दिया आकाश गंगा। पृथ्वी पर जो तो गंगा था तो उसी के समान नजर आया, इसलिए आकाश में भी उसका नाम रख दिया आकाश गंगा, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पे मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड का यहाँ पे निर्माण करती हैं। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। यहाँ पे छोटा सा मैंने डायग्राम ऐड कर दिए हैं बुक से आपके। ये देखिए, ये जो सर्किल हुआ ये ब्रह्मांड का सर्किल हुआ। ब्रह्मांड के अंदर में आता है आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर में आता है सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर में जो आता है वो पृथ्वी आता है, और पृथ्वी के अंदर में छोटे से हैं आप और हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी चैप्टर 1 था, जो भी चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण पॉइंट था क्लास 6 से बिल्कुल ही यहाँ पे समाप्त होते हैं। जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको सारा कुछ बता दिए। अब यहाँ पे जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है तो कुछ यहाँ पे आपका MCQs भी इस बुक्स में दिए गए हैं। पहला जो सवाल है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो जैसे कि मैंने बताया जो शुक्र होता है पृथ्वी की आकार आकृति में लगभग समान दिखाई देता है, इसीलिए शुक्र को है यहाँ पे बोलते हैं जुड़वा ग्रह बोला जाता है, ठीक है। अगला आते हैं दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। जैसे कि मैंने बताया जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो है यहाँ पे बुध,
ठीक है। बुध के बाद जो है उसको मैंने बताया, वो यहाँ पे शुक्र का मैंने बताया, और शुक्र के बाद जो तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है वो है पृथ्वी, हमारा आपका पृथ्वी। तो यहाँ पे पृथ्वी ये राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी ने सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो वहाँ पे मैंने ऊपर में बताया कि दीर्घ वृत्ताकार में ये चक्कर लगाते हैं। इस दीर्घ वृत्ताकार पथ को कक्षा बोला जाता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया ध्रुव तारे को ही उत्तर तारा बोला जाता है, इससे उत्तर दिशा का यहाँ पे ज्ञान होता है। पांचवा जो सवाल है दिया गया कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं में के बीच में यहाँ पे है। तो ये जो है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में अपना चक्कर लगाते हैं, अपना घर द्वार बसेरा किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, चैप्टर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि जो इसका दूसरा चैप्टर है हम जल्दी से लेकर आ जाए। बाकी जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए होंगे दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या एसएस क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।